अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बायोमॉलिक्यूल्स के इस लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड को आज डिटेल में स्टडी करेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स आर द मोस्ट एसेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हमने देखा कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि इनके नाम से जाहिर है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। और इनकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं which are involved in the maintenance and metabolic processes of the living organism। तो जो जिंदा जानदारों में जो उनके मेटाबॉलिक या मेंटेनेंस के प्रोसेस हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इम्यूनिटी, ग्रोथ और रिपेयर जैसे जो फंक्शंस हैं, वो बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स ही जो है वो उसको कैरी आउट करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक हैं। इट मीन्स कि वो कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह से मिलकर बनते हैं। तो उनके बगैर हम ज़िंदगी का सोच भी नहीं सकते। दीज नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स आर द एक्चुअल फुट सोल्जर्स ऑफ द बैटल ऑफ सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। हमने देखा कि जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो बजाते खुद तो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक लिविंग मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि वो मिलकर जो लाइफ के प्रोसेस है उसको सस्टेन करते हैं, और हम इनको कह सकते हैं कि वो एक फुट सोल्जर्स की तरह काम करते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली एनर्जी को मैनेज करते हैं, टिश्यूज़ को फॉर्म करते हैं, सेल्स को रिपेयर करते हैं और सिग्नल्स को ट्रांसमिट वगैरह भी करते रहते हैं। और ये सब काम वो खुद एज ए नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स ही करते हैं। दे आर नॉट लाइव बट दे मेक लाइफ पॉसिबल। तो हम इनके बारे में भी ये भी कह सकते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि अगर हम उनके साइज़ की बात करें तो हम उनको प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट ऐसे हैं कि जिनका साइज़ छोटा होता है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट इनका साइज़ और स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम स्मॉल मेटाबोलाइट्स की बात करें या स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनमें कुछ है जो मेटाबोलाइट्स आ सकते हैं या कुछ हार्मोन्स आ सकते हैं। और अगर इनके मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें प्रोटीन्स शामिल हैं, न्यूक्लिक एसिड शामिल हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो टुगेदर जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, वो जो हमारी ज़िंदगी की टूल किट है, केमिकल टूल किट, उसको प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड आर द लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल की एक टाइप है बायोमॉलिक्यूल में, जो कि बेसिकली एक पॉलीमर मॉलिक्यूल होता है। अगर ये पॉलीमर मॉलिक्यूल है तो इसका कोई ना कोई मोनोमर भी होना चाहिए। तो द मोनोमर विच इज़ द रिपीटिंग यूनिट इज़ नोन एज द न्यूक्लियोटाइड। तो इस पॉलीमर का रिपीटिंग यूनिट न्यूक्लियोटाइड है, और इसी न्यूक्लियोटाइड के नाम की वजह से समटाइम्स न्यूक्लिक एसिड्स आर रेफर टू एज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो हम इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड का नाम भी दे सकते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है। हर न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर का ग्रुप होगा, एक फास्फेट ग्रुप है, और एक नाइट्रोजेनियस बेस का ग्रुप होता है। तो न्यूक्लिक एसिड में जो दो मेजर टाइप्स हैं वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या जिसको हम डीएनए कहते हैं, या राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम आरएनए का नाम देते हैं। डीएनए एंड आरएनए आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर। तो हमारे बायोलॉजी में इनका एक फंडामेंटल रोल होता है, क्योंकि ये हमारे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी आउट करवाते हैं। देर आर प्रोमिनेंटली टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड नॉन टू अस। तो यही जो दो टाइप्स हैं यही हमें आमतौर पर मालूम होती हैं, जो कि डीएनए है और आरएनए है। डीएनए बेसिकली एक लॉन्ग टर्म जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जो आरएनए है वो एक प्रोटीन के सिंथेसिस में एक एक्टिव एजेंट के तौर पर काम करता है, और इसके अलावा वह जीन के रेगुलेशन के तौर पर भी काम करता है। और इनके फंक्शंस को हम कमिंग स्लाइड में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो हमने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो दैट इज long chain like molecules composed of a series of nearly identical building blocks called the nucleotide। तो इनका जो मोनोमर होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है।
ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ ए नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक बेस। तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड में बेस का यूनिट होता है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। और इसके साथ एक पेंटोज शुगर भी अटैच होती है। पेंटोज का मतलब जिसमें 5 कार्बन एटम अटैच होते हैं, ठीक है, जो कि फिर उसके बाद एक फास्फेट ग्रुप के साथ अटैच होती है। तो ये इसका बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर के साथ अटैच होती है और पेंटोज शुगर किसी फास्फेट ग्रुप के साथ अटैच होगी। ईच न्यूक्लिक एसिड कंटेन्स 4 ऑफ 5 पॉसिबल नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। तो हर न्यूक्लिक एसिड में जो बेसिस हैं वो ये वाली हो सकती हैं कि एडेनाइन जिसको हम ए से ज़ाहिर करते हैं, जियोनाइन जी से, साइटोसाइन सी, थाइमाइन टी और यूरासाइल यू से हम इसको ज़ाहिर करते हैं। तो बेसिकली ये वाली हमारे पास जो पॉसिबल बेसिस हैं वो ये वाली हैं। तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है। आरएनए में सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लिक बेसिस के इनर साइड के ऊपर होती हैं। और डीएनए में हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जिनका फास्फेट ग्रुप या इनके जो नाइट्रोजन बेस है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके उसको एक ट्विस्टेड फॉर्म में प्रोड्यूस करवाती है। ये जो हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो बेस यूनिट है, ये बेसिकली शुगर और फास्फेट का स्ट्रक्चर होता है। आरएनए में जो न्यूक्लिक बेसिस हैं वो साइटोसाइन, जियोनाइन, एडेनाइन और यूरेसाइल होती हैं। और जो डीएनए में होती हैं वो साइटोसाइन, जियोनाइन, एडेनाइन और थाइमाइन होती है। डीएनए और दी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो डीएनए में पेंटोज शुगर होती है, फास्फोरिक एसिड होता है और कुछ साइक्लिक बेसिस भी होती हैं जो कि जिनके ऊपर नाइट्रोजन मौजूद होती है। ये 3 कंपोनेंट आपस में कंबाइन होकर न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं और वो न्यूक्लियोटाइड फिर डीएनए को प्रोड्यूस करवाएगा। द शुगर मोस्टली प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल इज बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस। तो डीएनए में जो शुगर मोस्टली मौजूद होती है वो ये वाली होती है। तो हमने इसको डीऑक्सी का नाम दिया है। इसकी वजह यह है कि आरएनए के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो इसकी 2 पोजीशन के ऊपर जो ऑक्सीजन है वो नहीं होती। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो हम इसको डीऑक्सीराइबोस का नाम भी देते हैं। डीएनए में जो साइक्लिक बेस होती है जिनमें नाइट्रोजन का ग्रुप मौजूद होता है तो वो एडेनाइन, जियोनाइन, साइटोसाइन और थाइमाइन मौजूद होते हैं। ये हमारी पेयरिंग के लिए और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की एनकोडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होती है। These bases and their arrangement in the molecules of the DNA plays an important role in the storage of information from one generation to the next one। तो जैसा कि हमें मालूम है कि डीएनए हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाता है। तो डीएनए इन्फॉर्मेशन की रेप्लिकेशन के लिए और इनहेरिटेंस में उसको नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने के लिए इन बेसिस और इनकी जो एक ख़ास अरेंजमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा अहम होती है, जो कि इस बात को इंश्योर करती हैं कि जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर भी हो और वो एक्यूरेटली ट्रांसमिट भी हो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो डीएनए का एक डबल स्ट्रैंड का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इन विच द स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि किसी एक स्ट्रैंड की जो बेस है वो स्पेसिफिकली किसी दूसरी बेस के साथ अटैच होती है। मिसाल के तौर पर जो एडेनाइन है वो थाइमाइन के साथ अटैच होती है और जियोनाइन जो है वो साइटोसाइन के साथ अटैच होती है। तो डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मौजूद होता है। एक हमारे पास नाइट्रोजनियस बेस होती है जो ये वाला पार्ट होता है। नाइट्रोजनियस बेस डीऑक्सीराइबोस के साथ अटैच होती है, ठीक है। और हमने देखा कि इसकी 2 पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन नहीं होती और इसी की वजह से हम इसको डीऑक्सीराइबोस का नाम देते हैं। और यहाँ पर इसके साथ एक फास्फेट का ग्रुप भी अटैच होता है। तो ये तीनों मिलकर ये एक न्यूक्लियोटाइड को प्रोड्यूस करवाते हैं और जब डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं, ठीक है, तो वो डीएनए का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करवाते हैं। और हमने देखा कि डीएनए में थाइमाइन, साइटोसाइन, एडेनाइन और जियोनाइन मौजूद होती हैं। तो बेसिकली ये वाला स्ट्रक्चर है हमारी डीएनए का। और इसका जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो यहाँ पर गिवन है। इनमें जो नाइट्रोजनियस बेस
और डीऑक्सीराइबोस के कंबाइंड पार्ट को हम न्यूक्लियोसाइड का नाम भी देते हैं। इसके बाद है राइबोन्यूक्लिक एसिड। द राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ फास्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर एंड सम साइक्लिक बेसिस कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो इसमें दो कंपोनेंट तो बिल्कुल सेम होते हैं, फास्फोरिक एसिड और पेंटोस शुगर, और इसमें बेसिस भी मौजूद होती हैं। लेकिन डीएनए के कंपैरेटिवली इसमें जो नाइट्रोजन बेस है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आरएनए में जो शुगर है वो बीटा डी राइबोस शुगर है, ठीक है, इसकी मॉइटी में, जो कि डीएनए की जो डीऑक्सीराइबोस है उससे मुख्तलिफ होती है। इसी की वजह से, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो आरएनए जो है वो केमिकली मोर रिएक्टिव और लेस स्टेबल होता है। द हेटेरोसाइक्लिक बेसिस प्रेजेंट इन द आरएनए आर दी एडेनाइन, जियोनाइन, साइटोसाइन एंड यूरेसाइल। तो यहाँ पर थायोमाइन की बजाय यूरेसाइल मौजूद होती है। इन आरएनए द फोर्थ बेस इज डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ द डीएनए, क्योंकि डीएनए में वो जो फोर्थ बेस थी वो थायोमाइन होती है। तो थायोमाइन को रिप्लेस करता है यूरेसाइल और वो कन्वर्ट होता है दूसरे आरएनए में। द आरएनए जनरली कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल स्ट्रैंड। तो आरएनए में हमने इसके स्ट्रक्चर में देखा कि इसमें सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड ही मौजूद होता है, और ये सिंगल स्ट्रैंड ही आपस में फोल्ड बैक हो सकता है। दैट रिजल्ट इन ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक मुड़े हुए फॉर्म में होता है, तो क्योंकि इसके आपस में कुछ बॉन्डिंग वगैरह भी मौजूद होती है, तो इसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल भी होता है, और इसके जो मोस्टली फंक्शंस हैं वो डीएनए से ज़्यादा डाइवर्स भी हो सकते हैं। तो आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके हम तीन टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं, या इनको हम तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एम आरएनए, या जिसको हम मैसेंजर आरएनए का भी नाम देते हैं, जो कि डीएनए से राइबोसोम में जो जेनेटिक कोड है वो कैरी आउट करवाते हैं। उसके बाद आरएनए है, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए का नाम देते हैं, ठीक है, जो कि राइबोसोम के स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन को डिफाइन करते हैं। और इसके बाद टीआरएनए हमारे पास मौजूद होता है, जिसको हम ट्रांसफ़र आरएनए का नाम भी देते हैं, जो कि अमाइनो एसिड को राइबोसोम के पास लेकर आता है ताकि वो प्रोटीन्स में असेंबल हो सके। तो आरएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये वाला है कि जिसमें राइबोस शुगर होती है और इसके साथ यूरेसाइल, जियोनाइन, साइटोसाइन और एडेनाइन अटैच होता है। अब हम इसकी टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेंजर आरएनए आर दी एमआरएनए। एमआरएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स। तो ये एक वर्किंग कॉपी के तौर पर काम करते हैं जो कि जीन को कॉपी करवाती है, ठीक है। तो डीएनए के अंदर जो जेनेटिक कोड स्टोर होता है वो उसको राइबोसोम के पास लेकर जाती है, ठीक है, जो कि बेसिकली जो राइबोसोम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस की एक साइट होती है। इट सर्व्स एज ए टेम्पलेट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि हमने प्रोटीन को प्रोड्यूस करवाना है, तो प्रोटीन को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमारे पास एक सैंपल होना चाहिए। तो वो जो सैंपल प्रोवाइड करता है वो एमआरएनए प्रोवाइड करता है, जो फिर जो दूसरी राइबोसोम है वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी करके उसी की तरह का एग्जैक्ट सीक्वेंस प्रोड्यूस करवाता है प्रोटीन्स का। एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दी ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के दरमियान जो आरएनए है वो प्रोड्यूस होता है। इसका जो बेसिकली कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो डीएनए की टेम्पलेट से ही प्रोड्यूस होता है। और इस एमआरएनए में इसमें कोडोन्स होते हैं। कोडोन्स मतलब कि सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स दैट स्पेसिफाई अमाइनो एसिड, कि कौन सी अमाइनो एसिड इसमें मौजूद है जिसकी बेस के ऊपर प्रोटीन प्रोड्यूस करनी है, उसका जो सीक्वेंस है वो कोडोन्स में मौजूद होता है। और कोडोन्स जो हैं वो आरएनए में या एमआरएनए में जो है वो मौजूद होते हैं, और इसी की वजह से जो एग्जैक्ट कॉपी है प्रोटीन्स की वो प्रोड्यूस होती है। देन कम्स दी राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए इज द स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम। तो राइबोसोम का जो मेजर पोर्शन है विद रिस्पेक्ट टू इसकी मैस वो बेसिकली आरएनए से प्रोड्यूस होता है, जो कि उसके स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करता है और इसके फंक्शनल रोल्स को भी डिफाइन करता है। आरएनए का मेन फंक्शन जो है वो एमआरएनए की जो है वो प्रॉपर अलाइनमेंट है।
और उसके साथ tRNA की भी। और हमने देखा कि अगर इसकी अलाइनमेंट ठीक होगी तो हमारी जो प्रोटीन प्रोड्यूस होती है वो भी फिर उसकी एग्जैक्ट कॉपी ही होगी जो कि हमें प्रोड्यूस करवानी होती है। एडिशनली हम देखते हैं कि जो आरएनए है उसमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अगर इसमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो डिफरेंट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को कैटालाइज भी करवा सकता है, क्योंकि वो जो कैटालाइजेशन का प्रोसेस है वो प्रोटीन को प्रोड्यूस करवाने के लिए या पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोड्यूस करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। तो हमने देखा कि ये हमारे पास राइबोसोम के दो सब यूनिट हैं, इनके दरमियान में mRNA मौजूद होती है। तो mRNA को प्रॉपरली प्रोड्यूस करवाने के लिए हमारे पास ये सारे जो राइबोसोमल आरएनए है ये काम करती है। ऊपर हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रैंड होता है जिसको बेसिकली वो डिफरेंट तरतीब के साथ लगा कर वो mRNA को प्रोड्यूस करवाती है। देन कम्स दी ट्रांसफर आरएनए और दी tRNA। The tRNA transfers amino acid to the ribosomes। तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दरमियान ये एक अडाप्टर के तौर पर भी काम करती है जो कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को राइबोसोम के में जो है वो लेकर आती है। तो tRNA का मकसद जो है वो किसी ख़ास अमाइनो एसिड को इस राइबोसोम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना होता है और इसकी जो तरतीब है वो भी फिर इसके साथ ठीक रहती है। तो हमने देखा कि ईच tRNA मॉलिक्यूल हैज़ एन एंटी कोडन दैट पेयर्स विद द कोडोन ऑन द mRNA। तो जो mRNA होती है वो उसके साथ उसका कोडोन पेयर होता है जो कि बेस की पेयरिंग को इंश्योर करता है। इट इंश्योर्स दैट द करेक्ट अमाइनो एसिड इज एडेड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। तो करेक्ट अमाइनो एसिड को इस सीरीज़ में या मैसेंजर आरएनए में प्रोड्यूस करवाने के लिए जो tRNA है वो वाइटल काम करता है। तो बेसिकली ये वाला फंक्शन है सारे के सारा मैसेंजर आरएनए को प्रोड्यूस करवाने का, जिसमें tRNA किसी खास अमाइनो एसिड को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए है वो प्रोड्यूस होता है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पेप्टाइड की चेन है वो प्रोड्यूस होती है ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान। डिफरेंट स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद हम स्टडी करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को। डीएनए रेप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए बिफोर सेल डिवीजन। तो हमने देखा कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती है। तो ट्रांसमिट होने के लिए डिफरेंट सेल्स डिवाइड होते हैं। तो सेल के डिवाइड होने की वजह से हमारा जो डीएनए है वो कॉपी होना लाजमी होता है। तो डीएनए की कॉपी होना उसकी सेल डिवीजन से पहले वो डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में होता है। तो बेसिकली इसमें एक डीएनए की जो दो आइडेंटिकल कॉपीज़ हैं वो बनती हैं। इट इज़ ए सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन वन ओल्ड एंड वन न्यू स्ट्रैंड। तो जैसे यहाँ पे हम देखें कि एक स्ट्रैंड ब्लू कलर में यहाँ पर है तो इसकी एग्जैक्ट दो कॉपीज़ यहाँ पर मौजूद होती हैं, लेकिन इसमें एक नया स्ट्रैंड भी शामिल होता है जो कि येलो कलर में मौजूद होता है। तो ब्लू कलर यहाँ पर पेरेंटल हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है या जो टेम्पलेट है, ठीक है, और जो येलो मॉलिक्यूल है वो एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। की एंजाइम्स जो इसमें काम आते हैं वो डीएनए हेलिकेस है, डीएनए पॉलीमरेज है और डीएनए लाइगेज मौजूद होता है। तो जैसे कि हमने देखा कि जो एंजाइम्स हैं वो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन में बहुत ही ज़्यादा वाइटल किरदार अदा करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये वाले एंजाइम जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इनमें जो बेसिकली जो डीएनए हेलिसिस है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को अनवाइंड करता है या मतलब उसको अनफोल्ड करता है। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इसमें कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, और जो डीएनए लाइगेज है वो जो उसके लैगिंग स्ट्रैंड्स हैं उनको ज्वाइन भी करता है, ठीक है। तो उनको ज्वाइन करने के लिए हमारे पास जो लाइगेज का एंजाइम है वो मौजूद होता है। द रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। एस फेज मतलब कि जो सिंथेसिस का फेज होता है, ठीक है, सेल साइकिल के अंदर, तो वहाँ पर ये रेप्लिकेशन का अमल मौजूद होता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज द ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन हमारे जीन की एक्सप्रेशन में हमारा पहला स्टेप होता है, जिसमें जो जेनेटिक कोड जो डीएनए में मौजूद होता है वो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को बनाने में तैयार होता है या वहाँ पर वो कैरी आउट होता है।
तो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग आरएनए फ्रॉम द डीएनए। इट अकर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो ये जो प्रोसेस है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसलेशन के लिए वो वहाँ पर जाती है। आरएनए पॉलीमरेज रीड्स द डीएनए टेम्पलेट एंड सिंथेसाइज आरएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास एक मेन एंजाइम है जो कि डीएनए स्ट्रैंड को यहाँ पर स्टडी करता है, और स्टडी करने के बाद वो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को, जो आरएनए के मॉलिक्यूल को, ठीक है, वो प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो उनको ज्वाइन करवा कर, ठीक है, इसको स्टडी करके तो वो डिफरेंट आरएनए को प्रोड्यूस करवाएगा। ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज़ द टेम्पलेट स्ट्रैंड इज ट्रांसक्राइब्ड। तो आरएनए के जो सिंथेसिस को रेगुलेट करवाने के लिए इसका सिर्फ एक स्ट्रैंड जो है डीएनए का वो ही ट्रांसक्राइब होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इनहेरेंट कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। तो जैसा कि हमने देखा कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर वो कैरी आउट करवाते हैं। तो इनका जो मेन फंक्शन है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड ही होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो नई प्रोटीन बनती हैं उनको सिंथेसाइज करवाने के लिए हमें न्यूक्लिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ए मेथड यूज्ड बाय द फोरेंसिक एक्सपर्ट टू डिटरमिन द पैटर्निटी। तो अगर हमने अपने आबाओ अजदाद का पता लगाना हो या हमने अपने पेरेंट्स का पता लगाना हो तो फोरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो पेरेंट चेन है वो हमारी किसी पिछली जनरेशन से ही आई होती है। तो इट मीन्स कि हमारा जो प्रीवियस जनरेशन हैं उनका जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो हमारी कमिंग जनरेशन में या बाद भी आने वाली जनरेशन से मौजूद होता है, और हम उन स्ट्रैंड्स को स्टडी करके हम जो अपनी पैटर्निटी है उसको भी मालूम कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। तो डीएनए को हम फाइंड करके हम क्रिमिनल्स को भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का जो डीएनए है या जिसका डीएनए फिंगरप्रिंट है वो डिफरेंट होता है। इट हैज़ आल्सो प्लेड ए मेजर रोल इन स्टडीज़ रिगार्डिंग बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। और जो हमारी पूरी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर ही खड़ी है। तो हम इसी के ऊपर जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है वो भी डिफ़ाइन करते हैं, और इसी के बेस के ऊपर हम डिफ़ाइन करते हैं कि जो ह्यूमंस के जो इंसेस्टर्स हैं वो चिंपैंजीज हैं। तो हम किस बेस के ऊपर कहते हैं, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो अबाउट 99% मैच करता है चिंपैंजीज के साथ। तो हम इसी वजह से कहते हैं कि जो डीएनए फिंगरप्रिंट सेम होने की वजह से, ठीक है, हमारे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुई है। बिकॉज द डीएनए सोर्सेज कोड इज जस्ट एज वाइटल टू सेल एज योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू योर कंप्यूटर। तो हमारी बॉडी को या सेल को चलाने के लिए डीएनए जो है वो एक कोड के तौर पर काम करता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड है वो लाजमी होता है। द डीएनए मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्राम पोटेंशियल डैमेज। तो अगर ये इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल है तो हमें इसको पोटेंशियल डैमेज से बचाना भी पड़ता है। टू ट्रांसपोर्ट डीएनए's इंस्ट्रक्शन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, कॉपीज ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन आर मेड यूजिंग अनदर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आरएनए। तो इसके प्रोटेक्शन को के प्रोसेस को कैरी आउट करवाने के लिए जो डीएनए है वो डिफरेंट आरएनएज में जो है वो चेंज होता है। इट मीन्स कि डीएनए रेप्लिकेट होकर डिफरेंट आरएनएज को प्रोड्यूस करवाता है, जो कि बेसिकली ओरिजिनल डीएनए के स्ट्रक्चर को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो इसके साथ ही हमारे इस लेक्चर का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इस लेक्चर को मुकम्मल तौर पर कंप्रीहेंड कर लिया होगा और कुछ नया भी सीखा होगा। तो इस लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।